बहुत बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं हमेशा उनको, मेरा दिल जलता है जब मैं ये कहता हूं। उनको लगता है कि राजीव मजाक करता है। मैं कहता हूं कि ताऊ जी, मैं उनको बड़े पिताजी या ताऊ जी कहता हूं। वो क्या था कि पहले अपनी जेब में वारंट लेकर घूमते थे फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि फूलन देवी नोटोरियस क्रिमिनल है जिसने 30 से ज्यादा मर्डर किए। तो मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, जेब में वारंट रहता था फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए। और आज उनकी हैसियत जानते हैं क्या है? वही व्यक्ति फूलन देवी की पुलिस सिक्योरिटी के लिए काम करता। ये स्थिति है। और मैं उनसे कहता हूं कि इस जलालत की नौकरी से अच्छा है कि लात मार के बाहर निकल आओ। माने कल तक जिसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर घूमते थे, आज उसी फूलन देवी की सुरक्षा व्यवस्था में वो लगे रहते हैं। और फूलन देवी जैसे 80 सांसद हैं इस देश में जो लोकसभा में बैठे हैं, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने मर्डर किए हैं, उन्होंने डकैतियां डाली हैं, उन्होंने चोरी की है, उन्होंने झूठ बोला है। और जो जितने ज्यादा मर्डर कर सके, जो जितनी ज्यादा चोरियां और डकैती डाल सके, वो उतना ही बड़ा नेता है इस देश में। और इस देश की जनता का भी देख लीजिए कि ऐसे ही लोगों को थंपिंग मेजॉरिटी से जिता के पार्लियामेंट में भेजा जाता है। ये हमारे देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। और आज बंबई में चुनाव हो रहा, मैं 2-3 दिन से अखबार पढ़ रहा हूं, ये खबरें बराबर में पढ़ रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड के लोग अब यहां चुनाव में खड़े होकर पहुंच रहे हैं। माने आज तक जो कानून का उल्लंघन करते आए हैं, कल को वो बैठेंगे कानून बनाने के लिए, और आप उनके द्वारा शासित होंगे। माने अज्ञानी व्यक्ति, चोर, उचक्का, गुंडा, लुटेरा, लफंगा आपके ऊपर शासन करेगा, मंत्री बनेगा और आप उसको मालाएं पहनाएंगे। इससे बड़ा तमाचा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो भारत सरकार ने तो फैसला कर दिया है कि अब तो हिंदुस्तान में विदेशी कंपनी वाले कुछ पूंजी लेकर आए और इस देश में वो चुनाव लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, ये आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। चुनाव को जीतने के लिए गुंडा शक्ति चाहिए और चुनाव को जीतने के लिए धन की शक्ति चाहिए। विदेशी कंपनियों के पास दोनों ही चीजें मौजूद हैं। वो गुंडा शक्ति भी ला सकते हैं और वो धन की शक्ति भी इस देश में इकट्ठी कर सकते हैं। तो अब तो विदेशी कंपनियों को यहां तक छूट मिली है कि उनके अधिकारी आए, इस देश में कुछ पूंजी निवेश करें, इस देश के नागरिक हो जाएं, और इस देश के नागरिक हो जाएं तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और अगर चुनाव में खड़े हो सकते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और अगर विदेशी कंपनियों के अधिकारी हिंदुस्तान में चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में पहुंचना शुरू कर देंगे तो हिंदुस्तान 1947 के वापस पुरानी स्थिति में चला जाएगा जब लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठता था। अब विदेशी लोग इस देश के पार्लियामेंट में बैठेंगे और ये कोई खाम ख्याली की बात नहीं है, ऐसा शुरू हो गया है। राज्यसभा में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय विदेशी नागरिक की हैसियत से पार्लियामेंट में एंट्री पा चुके। 2 लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाम पर उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिली। और बिहार की असेंबली में 3 ऐसे एमएलए हैं जो 100% विदेशी नागरिक हैं, लेकिन उनको बिहार की असेंबली में जगह मिली। अब विदेशी लोग बाकायदा आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे। पहले वो पार्लियामेंट में बैठते थे तो तरीका कुछ और होता था, अब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। मेरे हिसाब से आज की स्थिति में और 1946 की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आजादी के 50 साल पूरे हो गए। मैं बराबर यही कह रहा हूं कि गुलामी के जो 500 साल शुरू हुए हैं वही कंटिन्यू हो रहे हैं। आजादी आई नहीं, और क्यों? उसके गंभीर कारण हैं और उन गंभीर कारणों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिल रही थी, इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। जो बेसिक सवाल हमको उठाने चाहिए थे, मेरे पुरखों ने शायद नहीं उठाए, और क्यों नहीं उठाए उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए। जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीभ लेकर खड़े हुए थे, वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल? हिंदुस्तान का सबसे अय्याश व्यक्ति,
का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला, वो मेरे लिए दुर्भाग्य था। और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक औरत दो और उससे जो चाहो करवा लो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया, और ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है। दसियों किताबें आपको मिल जाएंगी, जिनको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू किस किस्म का व्यक्ति था। और पंडित नेहरू के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब डिबेट चलता था तो वो डिबेट क्या होता था उसको समझिए। एक बार एक विलियम विल्बरफोर्स नाम का एमपी था, उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट। उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन दिमाग से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो, बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने वो भी माना। ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई और वो सत्ता देने का नाटक चला, और उस आदमी के हाथ में सत्ता देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें 2-3 एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है जो समझने चाहिए। हिंदुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों की 127 कंपनियां काम कर रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को चिंता यह थी कि अगर हिंदुस्तानी आजाद होने के बाद सारी अंग्रेजी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगा देंगे तो ये जो लूट हो रही है, ये जो संपत्ति मिल रही है, ये जो पैसा आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी 126 कंपनियों को हिंदुस्तान में रख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो, बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे। और उनमें से 1-2 नाम मैं आपको गिना दूं जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया। ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं, सन 1890 की। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं है, सन 1892 की, आज से 100 साल 150 साल पहले की कंपनी। और ऐसी 126 कंपनियों को पंडित नेहरू